हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 47 एंड ऑर्डर 21 रूल 58 सीपीसी को पढ़ेंगे। हम दो चीज़ों को एक साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 47 एंड ऑर्डर 21 का जो रूल 58 है सीपीसी के अंदर, उन दोनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं और उनको हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो सेक्शंस हैं या ये जो ऑर्डर हैं, ये हमें क्यों पढ़ने हैं। जैसे सेक्शन 47 है, सेक्शन 47 हमारे किस बारे में बात करता है? क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, कि भाई अगर कोई कोर्ट किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है? किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आपको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब पता है कि जब कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट ने एक डिक्री दी, अब उस डिक्री को जो पार्टी है, जो डिक्री होल्डर है, वो खुद जाकर तो एग्जीक्यूट नहीं करा सकता कि वो खुद जजमेंट डायरेक्टर के पास जाए और उससे बोले कि मेरे को कोर्ट ने ये बात बोली है तो उसको पूरा कर। ऐसा तो नहीं होगा। उससे तो उसके खुद के हाथों में जो कंट्रोल है वो आ जाएगा, लॉ जो है उसके खुद के हाथों में आ जाएगा। तो ये तो हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने डिक्री दी कि हाँ ये डिक्री होल्डर का राइट है, अब ये राइट भी जो डिक्री होल्डर है उसको कोर्ट के पास जाके ही उसको एग्जीक्यूट कराना होगा। कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट फिर उस चीज को जो कोर्ट ने डिक्री पास की थी उसको वो पूरा कराएगा। अब जब ये जो डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा रहा होता है, मान लीजिए कि कोई मनी डिक्री थी या कोई और डिक्री थी, वहां पे जजमेंट डेटर के किसी असेट्स को अटैच किया गया। क्या किया गया? अटैच किया गया। और उसके अंदर कुछ अमाउंट था, मतलब वो जो असेट्स को अटैच किया गया वो कुछ अमाउंट के असेट्स होंगे। अब डिक्री होल्डर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास गया कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। अब जब वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास गया और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था कि हाँ मैंने ये ऑर्डर पास किया है, डिक्री पास किया और मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना चाहिए इस डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, और जो भी अपनी प्रोसीडिंग थी, जैसे ऑर्डर 21 के अंदर हम पूरा पढ़ते हैं, उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूशन चल रही थी। अब क्या होता है, जो हम दो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं, सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 का रूल 58, ये दोनों क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, क्या किया गया? अटैच किया गया एग्जीक्यूशन के वक्त। इस चीज को याद रखिएगा कि सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 का रूल 58 एग्जीक्यूशन के वक्त जो प्रॉपर्टी अटैच की गई उसके बारे में बात कर रही है। अब वो जो प्रॉपर्टी अटैच की गई, मान लीजिए कि ये बुक जो है या ये जो स्पेक्स है, इसको रखा गया अटैचमेंट के लिए। अब कोर्ट के सामने रखा गया कि ये जजमेंट डेटर का है, डिक्री होल्डर ने बोला ये जजमेंट डेटर का, इसको आप बेच के मेरी जो प्रोसीड्स है मुझे दिला दीजिए, मेरा जो क्लेम है मुझे दिला दीजिए। अब जब कोर्ट के सामने इसको रखा गया तो एकदम से उठ के तीसरा बंदा आ जाता है, एक थर्ड पर्सन आ जाता है और बोलता है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा भी इंटरेस्ट है, इसको आप कैसे बेच सकते हो। या फिर जो पार्टीज टू द सूट थे, भाई जो जजमेंट डेटर था वही कोई चीज बोल देता है कि नहीं इसके अंदर ये चीज अटैच नहीं हो सकती, या फिर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस तरीके की बात बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन तरीके के लोग इस जो प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए रखा गया इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वो तीन लोग कौन कौन है? पहला है पार्टीज, जो पार्टीज खुद हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। दूसरी बात जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्टीज के, वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और तीसरा जो है थर्ड पार्टीज, कोई तीसरा व्यक्ति उठ के आके भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, ये तीनों के अंदर कोई भी व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है, लेकिन उस जो व्यक्ति, जो एनी पर्सन जो अप्लाई कर रहा है, इस एप्लीकेशन लगा रहा है जो यहाँ पे, उसके पास उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट, इंटरेस्ट या टाइटल होना चाहिए। उसको ये प्राइमा फेसाई दिखाना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा राइट, इंटरेस्ट या कोई टाइटल है। अगर वो ये शो कर देता है तो उसकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल हो जाती है, अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होती। अब यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, सेक्शन 47 ऑर्डर 21 और रूल 58 ऑर्डर 21 का। तो ये जो दोनों लोग हैं, पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव, जब ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो वो सेक्शन 47 के हिसाब से रेज करते हैं, और जब कोई थर्ड पार्टी आके ऑब्जेक्शन रेज करती है तो वो ऑर्डर 21 रूल 58 के हिसाब से आके अपना ऑब्जेक्शन रेज करती है। अब इन्होंने ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया, अपना ये जो अटैचमेंट की गई उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन रेज किया, तो ये जो दोनों है पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव, टू जो पार्टीज हैं, जो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो पार्टीज हैं जो सेक्शन 47 के अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं,
वो सेम कोर्ट के अंदर ही एप्लीकेशन लगाते हैं। ये जो दोनों होते हैं इनके पास क्या ऑप्शन होता है, इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, इनके पास सिर्फ इतना ऑप्शन है कि ये सेम कोर्ट के अंदर ही एप्लीकेशन लगाएंगे। 1976 के अमेंडमेंट से पहले ऐसा नहीं होता था, वहां पे वो अलग से सूट दोबारा से फाइल कर देते थे और फिर मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो जाती थी और केसेस जो है बहुत लंबे हो जाते थे। अब यहाँ पे जिस कोर्ट ने अटैचमेंट किया उसी कोर्ट के अंदर ये दोनों जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और फिर वो कोर्ट जो है, जो अटैचिंग कोर्ट है जो उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और फाइनलिटी लेके आएगा कि इनका क्लेम बनता है नहीं बनता, ये जो ऑब्जेक्शन किया है इन्होंने। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो दोनों में से कुछ भी कर सकता है। पहली चीज क्या कर सकता है, या तो वो एक सेपरेट सूट फाइल कर सकता है कि मेरा क्लेम बनता है, या फिर वो सेम कोर्ट के अंदर ही एप्लीकेशन लगा सकता है ऑर्डर 21 रूल 58 के हिसाब से। जब वो से अलग से सूट फाइल कर देगा तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ऑर्डर 21 रूल 58 के हिसाब से, जब उसने सेम कोर्ट के अंदर की, और इन दोनों ने भी जब सेम कोर्ट के अंदर की सेक्शन 47 के हिसाब से। दोनों में क्या डिफरेंस है सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 रूल 58 के अंदर? इसके अंदर जो होता है, जो ये क्या करता है, ये बार कर देता है सूट एज वेल एज अपील को, कि अगर आप सेक्शन 47 के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि जो पार्टीज हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते या अपील में नहीं जा सकते इस अटैचमेंट के अगेंस्ट, ये सेम कोर्ट के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेक्शन 47 की, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे अपना। लेकिन यहां पे जो ऑर्डर 21 रूल 58 है ये बार तो करता है सूट फाइल करने से कि सेपरेट सूट फाइल ना करे अगर वो ऑर्डर 21 रूल 58 की एप्लीकेशन लगा रहा है, लेकिन ये अपील से बार नहीं कर सकता, यहां पे अपील में जाया जा सकता है। ये बात हमें जो बेसिक्स है इस सेक्शन के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक्स को अगर हमें समझ आ गए तो इस सेक्शन के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर 21 के रूल 58 के अंदर यही बात बोली गई है और दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब ये एप्लीकेशन कहाँ पे लाई करती है, ये भी आपको, अगर आपने इस बात को सही से सुना तो आपको समझ आ गया होगा। जिस कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच किया है उसी कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लाई करती है। अगर आपको सेक्शन 47 या ऑर्डर 21 रूल 58 की एप्लीकेशन लगानी है तो सेम कोर्ट के अंदर ही लगाएंगे जिसने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। लेकिन मान लीजिए कोई स्पेशल स्टैच्यू है, कोई स्पेशल स्टैच्यू है जो बोलता है कि नहीं इसकी जो प्रोसीडिंग है इस कोर्ट के अंदर चलनी चाहिए, तो फिर उसकी एप्लीकेशन उस कोर्ट के अंदर लग जाएगी। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि इसकी जो प्रोसीडिंग है, जो अटैचमेंट वगैरह है वो हाई कोर्ट करेगा, तो फिर ये जो एप्लीकेशन है सेक्शन 47 या ऑर्डर 21 रूल 58 की, ये भी हाई कोर्ट के अंदर ही लगेगी, ये कहीं और नहीं लगेगी। फिर अब क्या होता है, मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन हो रही है। एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है कि भाई जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी होती है उसको एडवर्टाइज किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, इसको कौन खरीदना चाहता है, और उसके ऊपर वो बिड लगाता है, फिर उसको खरीद लेते हैं। फिर जो भी उसके प्रोसीड्स आते हैं वो डिक्री होल्डर को बांट दिए जाते हैं, जितना उनका हिस्सा होता है, फिर जो बचता है वो वापस जजमेंट डेटर को मिल जाता है उसमें से। अब उसको एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई ऑब्जेक्शन रेस करना चाहता है। मान लीजिए उन्होंने ऑब्जेक्शन रेस कर दिया और वो प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट फॉर सेल के ऊपर लग गई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो एडवर्टाइज हो गई सेल के ऊपर तो अब उसके ऊपर स्टे लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, और अब यहाँ पे देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी थी तो उस सेल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि इस डेट पे सेल होनी थी, अब ये इस डेट पे सेल नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बोला जाएगा 15 जनवरी को सेल होनी थी, तो मना कर दिया जाएगा 15 जनवरी पे नहीं होगा, पहले इसका केस डिसाइड होगा, ये जो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर रेज हुआ इसको डिसाइड होगा, उसके बाद इसकी सेल होगी। और अगर वहीं वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो भी इसके ऊपर स्टे लग जाएगा। ये बोला जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को ना बेचा जाए, या फिर अगर बेच भी दिया गया तो जो उसका राइट है वो कंफर्म, वो जो सेल है उसको कंफर्म नहीं किया जाएगा। सोल्ड बट सेल नॉट कंफर्म, कि अभी आप प्रॉपर्टी तो खरीद, लेकिन अभी आपका राइट कंफर्म नहीं हुआ जब तक कि इसके अंदर सही ऑर्डर कोर्ट का नहीं आ जाता, वो जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे उसको डिटरमाइन नहीं कर लिया जाता। ये बात बोली गई थी कौन से केस के अंदर, गणपत सिंह वर्सेस कैलाश शंकर के केस के अंदर बोली गई थी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज फॉर सेल कर दिया गया तो उसकी स्टे किस तरीके से कराई जाएगी। फिर ये जो एप्लीकेशन होती है, जो सेक्शन 47 या ऑर्डर 21 रूल 58 की होती है, इसको एक डिक्री की तरह माना जाता है। अगर इसके अंदर कोई भी वो चीज़ आती है, सॉरी सेक्शन 47 नहीं, ऑर्डर 21 रूल 58 को एक डिक्री की तरह माना जाता है, तो ये अपीलेबल होती है, लेकिन इसके अंदर रिवीजन एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अपील होती है वहाँ पे हम रिवीजन नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आई हो। हम एक काम करते हैं, एक बारी बेयर एक्ट में से भी जल्दी से रीड कर लेते हैं ताकि हमारी कोई चीज़ छूटे ना और हमें सारी चीज़ें सही से समझ आ जाए। अब देखिए, अगर हम सेक्शन 47 के ऊपर आए, सेक्शन 47 बोलता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट
एग्जीक्यूटिंग डिक्री। आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, अगर आप बेरेट में से रीड करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, हमारी कोई चीज़ छूटती नहीं है और सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्योंकि चाहे आप प्री का एग्जाम दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, हमारा जो बेर एक्ट है वो सबसे अच्छे से हमें आना चाहिए। अगर बेर एक्ट नहीं आएगा तो हम जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, हमें कोई फायदा नहीं होता। और आपको अगर सीपीसी से रिलेटेड इसके अलावा कोई भी टॉपिक देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के बेर एक्ट में प्लेलिस्ट के अंदर चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सीपीसी के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सीपीसी से कोई भी रिलेटेड टॉपिक। अब देखिए सेक्शन 47 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ऑल द क्वेश्चंस, क्या ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन जो अराइज होंगे बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, किसके बीच में, जो पार्टीज टू द सूट हैं उनके बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं इन विच द डिक्री वॉज पास्ड, जिसके अंदर डिक्री पास हो चुकी थी, और देयर रिप्रेजेंटेटिव, या तो पार्टीज के बीच में कोई ऑब्जेक्शन अराइज हुआ या फिर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई ऑब्जेक्शन अराइज हुआ, एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन। अब वो किस चीज से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, डिस्चार्ज से रिलेटेड है, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड है। तीन चीजें आ गई, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड। शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगा एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, कि इसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं होगा। जोन सा कोर्ट ने उस डिक्री को एग्जीक्यूट करना है, वही कोर्ट इन क्वेश्चंस को भी डिटरमाइन करेगा जो पार्टीज के बीच में या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में अराइज होते हैं। किस चीज से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, या फिर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 बोलता है वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये व्यक्ति, ये जो पार्टीज जो सूट थे इसके अंदर ये इनमें से किसी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी अराइज हो गया, अगर सच क्वेश्चन शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, तो ये क्वेश्चन भी वही कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये इस क्वेश्चन को, इस ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड, कि इस सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 47 के हिसाब से ऐसा प्लेंटिफ जिसका सूट जो है डिसमिस हो चुका है, एंड द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम अ सूट हैज बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट, और जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो सूट डिसमिस हुआ है वो भी, और जिस प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हुआ है वो भी, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, पार्टीज टू द सूट ही कहलाएंगे। दूसरी एक्सप्लेनेशन बोलती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी डीम्ड टू बी द पार्टी टू द सूट इन विच द डिक्री इज पास। जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, मतलब जैसे एग्जीक्यूशन के वक्त आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदेगा तो जो परचेजर है वो भी क्या बन जाएगा, पार्टी टू द सूट बन जाएगा, वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है या उसके अगेंस्ट भी ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। एंड all questions relating to delivery or possession of such property to such purchaser or his representative shall be deemed to be the question relating to the execution। अब कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उस प्रॉपर्टी को, उस व्यक्ति को जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उस व्यक्ति के लिए या उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, तो वो क्वेश्चंस भी इसी सेक्शन के हिसाब से माने जाएंगे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 47 के अंदर हमें इतनी बात बोली गई। फिर इसका जो हाँ इतना बोला गया। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर 21 के रूल 58 के ऊपर। आप उसको खोल लीजिए और हम पढ़ते हैं उसको। ये क्या बोलता है, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की, क्या एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम या फिर जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके अगेंस्ट अगर हम कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो where any claim is preferred to or any objection is made to the attachment of any property attached in execution of decree on the ground that such property is not liable to such attachment, कि ये ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जा रहा है ये लाइबल नहीं है अटैचमेंट के लिए। द कोर्ट शैल प्रोसीड टू एजुकेट अपॉन द क्लेम और ऑब्जेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हियरिन कंटेन। अब कोर्ट ये जो प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं उसके हिसाब से चलेगी। ऑर्डर 21 के रूल 58 के हिसाब से क्या बोलते हैं, प्रोविजियो प्रोवाइडेड दैट नो सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी एंटरटेन। अब ये जो ऑब्जेक्शन लगाया गया ये एंटरटेन्ड नहीं होगा अगर वेयर बिफोर द क्लेम इज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन इज मेड द प्रॉपर्टी अटैच ऑलरेडी बीन सोल्ड, कि पहले ही वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। अब आप इसके अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं ऑर्डर 21 रूल 58 की, तो वो अब मेंटेनेबल नहीं होगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। आपको उस प्रॉपर्टी के बिकने से पहले उसके ऊपर स्टे लगवाना था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, बिकी नहीं होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। दूसरी बात,
या तो कोर्ट इस बात को कंसीडर करता है कि ये जो क्लेम या ऑब्जेक्शन लगाया गया ये बेकार ऑब्जेक्शन है, ये अननेसेसरी डिले करेगा ये जो ऑब्जेक्शन है, तो वहां पे भी फिर कोर्ट ऑर्डर 21 रूल 58 की एप्लीकेशन को मेंटेन नहीं करता। सब रूल 2 बोलता है इसका, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी अटैच arising between the parties to a proceeding or their representative under this rule and relevant to adjudication of claim or objection shall be determined by the court dealing with the claim or objection and not by a separate rule। जो बात सेक्शन 47 के अंदर बोली गई थी वही बात यहाँ सब रूल 2 के अंदर भी रिपीट कर दी गई कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है पार्टीज के बीच में या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, तो उसके लिए अलग से सूट फाइल नहीं होगा, वो सेम कोर्ट के अंदर ही डिटरमाइन होगा। सब रूल 3 बोलता है अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रेफर्ड इन सब रूल 2 द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच डिटर्मिनेशन। अब जो भी उन्होंने अपना जो क्वेश्चन डिटरमाइन किया सब रूल 2 के हिसाब से, अलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन एंड रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट ईदर होली और टू सच एक्सटेंड एज इट थिंक फिट। कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शन जो उन्होंने रेज किया था ये सही ऑब्जेक्शन है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगी, अटैच नहीं करेगी, या फिर जिस एक्सटेंड तक ठीक लगता है कि इसका तो हिस्सा सिर्फ इतना ही था तो उतने तक उसको छोड़ देगी, बाकी को अटैच रहने देगी। दूसरा डिसअलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन की नहीं है जो क्लेम या ऑब्जेक्शन रखा गया था उसको डिसअलाउ कर देगी, मानेगी ही नहीं। कंटिन्यू द अटैचमेंट सब्जेक्ट टू एनी मॉर्गेज चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, या फिर कंटिन्यू करेगी जैसे चल रहा था वैसे ही चलाएगी। चौथी चीज, पास सच ऑर्डर एज इट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इट डीम फिट, या फिर इसके अलावा जो यहाँ नहीं दिया गया, इसके अलावा कोर्ट को कुछ और ठीक लगता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो कोर्ट अपनी समझ के हिसाब से उस चीज को कर सकती है। सब रूल 4 बोलता है where any claim or objection has been adjudicated upon under this rule, the order made thereon shall have the same force and subject to the same condition as appeal or otherwise as if it were a decree। तो अगर इस ऑर्डर 21 रूल 58 के अंदर कोई भी चीज आती है, कोई भी ऑर्डर पास होता है, तो उसको सेम उसकी फोर्स मानी जाएगी जैसे कि डिक्री के अंदर या अपील के अंदर मानी जाती है। और सब रूल 5 बोलता है, जो आखिरी सब रूल है इसका, कि वेयर अ क्लेम और ऑब्जेक्शन इज प्रेफर्ड एंड द कोर्ट अंडर द प्रोविजो टू सब रूल 1 रिफ्यूजेस टू एंटरटेन, इनकी कोर्ट जो है रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, ये जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो मैं इस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं करूंगा, द पार्टीज अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर इज मेड मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट। तो अब वो पार्टी जो है वो उस राइट को डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा राइट है उसके लिए वो सूट कर सकती हैं टू एस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, but subject to the result of such suit if any order so refusing to entertain the claim or objection shall be conclusive। अब उसके बाद भी होता है तो फिर वो जो conclusive माना जाएगा, फाइनलिटी मानी जाएगी उसकी। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 47 ऑर्डर 21 रूल 58 ऑफ सीपीसी को समझा, दोनों के बीच में डिफरेंस देखे कि किस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, तो किस तरीके से सेम कोर्ट ही डिटरमाइन करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको सीपीसी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सीपीसी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं।